नमस्कार। शहरों का भविष्य कैसा हो, ये सवाल आजकल बहुत अहम है भारत के लिए। हाँ, बिल्कुल। और इसी का एक बहुत महत्वाकांक्षी जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है केरल। आज हम बात करेंगे केरल की पहली वो जो व्यापक शहरी नीति आ रही है, उसके बारे में। एक ऐसी पहल जो शायद पूरे भारत के शहरों के लिए एक रास्ता दिखा सकती है। बिल्कुल। और ये टाइमिंग भी सही है क्योंकि अभी कोची में इस पर एक बड़ा कॉन्क्लेव भी हो रहा है। हाँ, वही 12-13 सितंबर को केरल अर्बन कॉन्क्लेव 2025। सुना है विषय है आकांक्षी शहर संपन्न समुदाय। जी। चिरोरी न्यूज़ और द प्रिंट हिंदी जैसे स्रोत बता रहे हैं कि इसमें देश विदेश के कई विशेषज्ञ नेता सब जुट रहे हैं इसी नई नीति पर मंथन करने के लिए। बिल्कुल सही। देखिए, भारत बहुत तेजी से शहरी बन रहा है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, एक अनुमान है जैसा दृष्टि आईएएस के लेखों में भी आता है कि 2036 तक हमारी 40% आबादी शहरों में रह रही होगी। 40%? हाँ। और ये शहर देश की जीडीपी में लगभग 70% का योगदान दे रहे होंगे। बाप रे, 70%? जी। और केरल तो और भी आगे है। नेक्स्ट आईएएस के मुताबिक 2050 तक केरल की 80% से ज्यादा आबादी शहरी हो सकती है। 80%? ये तो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा। तो जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर शहरों का प्रबंधन कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। हाँ, और यहीं पर तस्वीर में आता है केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन यानी केयूपीसी। जी, केयूपीसी। दिसंबर 2023 में बना ये कमीशन, जैसा नेक्स्ट आईएएस बताता है, भारत का पहला राज्य स्तरीय शहरी आयोग है। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर पर एक समर्पित आयोग। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये केयूपीसी आखिर कर क्या रहा है, इनकी सोच क्या है, सिफारिशें क्या हैं, और सबसे जरूरी, बाकी भारत इससे क्या सीख सकता है। हाँ। इसमें केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी किला, उसका भी अहम रोल है ना? हाँ, किला की भूमिका महत्वपूर्ण है। वो स्थानीय सरकारों के लिए एक स्वायत्त ट्रेनिंग और रिसर्च संस्था है, जैसा उनकी अपनी डिजिटल रिपोजिटरी से पता चलता है। केयूपीसी का बनना ही इस बात का संकेत है कि केरल शहरीकरण को कितनी गंभीरता से ले रहा है। आमतौर पर शहरी योजना या तो केंद्र सरकार के बड़े मिशनों के तहत होती है या फिर स्थानीय नगरपालिकाओं के स्तर पर। हाँ हाँ। राज्य स्तर पर एक समर्पित आयोग बनाना ये दिखाता है कि वो इसे एक राज्यव्यापी, एक एकीकृत चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देख रहे हैं। तो फिर केयूपीसी का लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ बेहतर सड़कें, बेहतर इमारतें बनाना? क्योंकि केरल में शहरीकरण की रफ्तार, जैसा आपने बताया, 2050 तक 80% से ज्यादा, वो तो वाकई एक बड़ी चुनौती है। केयूपीसी का नजरिया सिर्फ कंक्रीट और स्टील तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट आईएएस के सूत्र बताते हैं कि वो शहरों को अगले 25 साल के लिए जलवायु संवेदनशील, जन केंद्रित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देख रहे हैं। जलवायु संवेदनशील, जन केंद्रित, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। हाँ, पर इसका मतलब सीधा है। शहर ऐसे हों जो बदलते मौसम को झेल सकें और जहां लोगों की जरूरतें, उनकी भागीदारी वो सबसे ऊपर हो। उनकी रिपोर्ट जो मार्च 2025 में आनी है, उसका फोकस है लचीले रिजिलियंट, समावेशी यानी इंक्लूसिव और जलवायु के लिए तैयार क्लाइमेट रेडी शहर बनाना। ये सिर्फ समस्याएं आने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय भविष्य की सोच कर रणनीति बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। अब तक हम ज्यादातर समस्याओं के बाद ही जागते रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जलवायु संवेदनशील। उनकी सिफारिशों में इस पर क्या खास जोर है? क्योंकि बाढ़, गर्मी, ये सब तो शहरों की सच्चाई बनती जा रही हैं। बिल्कुल। और केयूपीसी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है खतरा आधारित जोनिंग, हैजार्ड बेस्ड जोनिंग जिसे कहते हैं। खतरा आधारित जोनिंग, ये क्या है? इसका सीधा मतलब है कि शहर का मास्टर प्लान बनाते समय पहले से ही बाढ़, भूस्खलन या तटीय कटाव जैसे खतरों के नक्शों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तय करेगा कि किस इलाके में किस तरह का निर्माण हो सकता है, कहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता या कहाँ खास सावधानियों की जरूरत है। अच्छा। ये आपदा के बाद राहत बांटने से कहीं ज्यादा असरदार तरीका है। पूर्वानुमान पर आधारित योजना। दृष्टि आईएएस के शहरी बाढ़ और नियोजन पर लेख भी इसी तरह की पहले से तैयारी की कमी को बड़ी समस्या बताते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा कि नदी के किनारे या बाढ़ संभावित क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें बन जाएं और फिर नुकसान हो? उम्मीद तो यही है। इसके साथ ही कार्बन सिंक जोन बनाने का सुझाव है। कार्बन सिंक जोन?
हाँ, इन्हें आप शहर के पेड़ों की तरह समझ सकती हैं। ऐसे हरे भरे इलाके जिन्हें खास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और पर्यावरण को साफ रखने के लिए बचाया और बढ़ाया जाएगा। ओके। और एक और अहम बात है जलवायु जोखिम बीमा, क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस का सुझाव। ये क्या पारंपरिक बीमा जैसा है? उससे थोड़ा अलग है। इसमें आपदा आने पर पहले से तय शर्तों के आधार पर मतलब तुरंत भुगतान मिल जाता है। अच्छा, जल्दी। हाँ, ताकि राहत और पुनर्निर्माण का काम जल्दी शुरू हो सके, न कि लंबी प्रक्रिया का इंतजार करना पड़े। ये सब करने के लिए सटीक जानकारी, डेटा की जरूरत पड़ेगी। यहाँ किला की भूमिका आती है, जैसा आपने शुरू में बताया था। हाँ, यही किला का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। कूपीसी ने सिफारिश की है कि किला में एक डिजिटल डेटा वेधशाला मतलब डिजिटल डेटा ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाए। याद दिला दें कि किला स्थानीय प्रशासन के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का केरल में मुख्य केंद्र है। हाँ। तो इसे शहरी डेटा का हब बनाना वो तार्किक भी है। इस वेधशाला में कई तरह का डेटा एक जगह लाया जाएगा, जैसे लाइडार डेटा। लाइडार वो क्या होता है? ये लेजर तकनीक से जमीन का बहुत सटीक 3D नक्शा बनाता है। अच्छा। तो लाइडार डेटा, सैटेलाइट तस्वीरें, ज्वार भाटे और मौसम का रियल टाइम डेटा। सोचिए, इससे हर नगरपालिका को अपने इलाके की सटीक ताजा जानकारी मिलेगी, जिससे वो बेहतर और तथ्य आधारित फैसले ले सकेंगे। यानी अब अंदाजे से नहीं, बल्कि पक्के डेटा के आधार पर योजना बनेगी। बिल्कुल। और नेक्स्ट IAS के अनुसार ये सिर्फ तकनीकी डेटा जमा करना नहीं है। कोशिश है कि नागरिकों के अनुभव, उनकी कहानियों को भी इस डेटा से जोड़ा जाए। अच्छा, लोगों के अनुभव भी? हाँ, और फिर इस मिले जुले ज्ञान से नीतियां बने। ये एक तरह का फीडबैक लूप है। लोगों की आवाज, डेटा, नीति। इसे वे 360 डिग्री शहरी बुद्धिमत्ता प्रणाली, 360 डिग्री अर्बन इंटेलिजेंस सिस्टम का आधार बनाना चाहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो शासन, योजना और जमीनी हकीकत को एक साथ लाए। ये डिजिटल डेटा वेधशाला, क्या ये जानकारी आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी? क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सिद्धांत रूप में ऐसी वेधशालाएं पारदर्शिता बढ़ा सकती हैं। अगर डेटा को आसानी से समझने लायक फॉर्मेट में जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए। केबीसी की रिपोर्ट में इस पहलू पर और स्पष्टता आ सकती है, लेकिन इरादा यही लिखता है कि जानकारी सिर्फ बाबुओं की फाइलों में बंद ना रहे। ठीक है, डेटा और जलवायु की बात हुई, लेकिन शहरों की एक सनातन समस्या है, पैसा। फंड्स कहाँ से आएंगे? हाँ, पैसा। हमने सुना है म्युनिसिपल बॉन्ड का जिक्र है। ये क्या भला है और क्या ये वाकई शहरों की माली हालत सुधार सकते हैं? खासकर तब जब हम सुनते हैं, जैसा दृष्टि IAS के लेख बताते हैं, कि ज्यादातर शहरी स्थानीय निकाय मतलब ULBs वित्तीय रूप से कितने कमजोर हैं। हाँ, वो तो है। RBI की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि ULBs का अपना राजस्व राज्यों के GSDP का औसतन सिर्फ 0.6% है, जबकि शहर देश की GDP में 60% का योगदान करते हैं। जी, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। वो पूरी तरह सरकारी अनुदान पर निर्भर रहते हैं। आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। शहरों की वित्तीय लाचारी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और इसी निर्भरता को कम करने के लिए KUPC ने कोची और तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का सुझाव दिया है। म्युनिसिपल बॉन्ड या मुनी बॉन्ड्स? हाँ, म्युनिसिपल बॉन्ड छोटे शहरों के लिए मिलकर मतलब संयुक्त बॉन्ड जारी करने की बात है। अब ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या है? जैसा एंजल वन का स्रोत विस्तार से बताता है, ये दरअसल स्थानीय सरकारों द्वारा जारी किए गए एक तरह के कर्ज या उधार पत्र होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं। अच्छा। इनके जरिए शहर सड़कें, स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स के लिए बाजार से पैसा जुटाते हैं। तो मतलब शहर भी कंपनियों की तरह बाजार से पैसा उधार ले सकते हैं? ना, आप कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये बॉन्ड निवेशकों को, खासकर उन लोगों को जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, एक निश्चित आय मतलब ब्याज और मूलधन की सुरक्षा का वादा करते हैं। मार्च 2015 में सेबी ने इनके लिए खास दिशा निर्देश जारी किए थे, जिससे ये और सुरक्षित और पारदर्शी हो गए हैं। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये शहरों को सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स या सरकारी मदद के भरोसे रहने के बजाय पैसा जुटाने का एक और जरिया देते हैं। अच्छा। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने भारत का पहला निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स भी लॉन्च किया है, जो दिखाता है कि इस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या केरल के शहरों की या भारत के किसी भी शहर की क्रेडिट रेटिंग इतनी अच्छी है कि निवेशक आंख मूंद कर पैसा लगा देंगे? और क्या इनकी कोई कमियां भी हैं? आपका संदेश जायज है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है।
पहली बात, जैसा एंजल वन का स्रोत भी बताता है, आमतौर पर इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न मतलब ब्याज शेयर बाजार जैसे निवेशों से कम होता है। ओके। दूसरी, इनमें अक्सर एक लॉक इन अवधि होती है, जैसे 3 साल या उससे ज्यादा। यानी आप उससे पहले अपना पैसा आसानी से निकाल नहीं सकते, जिससे लिक्विडिटी मतलब तरलता की समस्या हो सकती है। पैसा फंस सकता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी बात शहर की वित्तीय सेहत और क्रेडिट रेटिंग। अगर किसी शहर की माली हालत खराब है, तो उसे बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाना मुश्किल होगा या बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। सही बात है। ग्रीन सेज मतलब पर्यावरण संबंधी कामों के लिए टैक्स और जलवायु बीमा जैसे दूसरे वित्तीय उपायों का भी सुझाव दिया है, ताकि पैसों के कई स्रोत बन सकें। अच्छा, कई सारे विकल्प। हाँ, बॉन्ड एक महत्वपूर्ण साधन है, पर अकेला नहीं। ठीक है, तो पैसा जुटाने के नए तरीकों की बात हुई, लेकिन पैसा और डेटा तभी काम आएंगे जब फैसले लेने और उन्हें लागू करने का तरीका भी सुधरे। बिल्कुल। यहाँ अक्सर अफसरशाही की सुस्ती या राजनीतिक दखलंदाजी आड़े आ जाती है। क्या क्यूपीसी ने शासन व्यवस्था में बदलाव के लिए भी कुछ सोचा है? हमने सिटी कैबिनेट जैसी कोई चीज सुनी है। बिल्कुल, और यहाँ क्यूपीसी का नजरिया काफी क्रांतिकारी लगता है। अफसरशाही की सुस्ती और लालफिताशाही को कम करने के लिए उन्होंने मेयरों के नेतृत्व में सिटी कैबिनेट्स बनाने का सुझाव दिया है। सिटी कैबिनेट्स, ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि शहर के चुने हुए नेता यानी मेयर और उनकी टीम को फैसले लेने और लागू करने में ज्यादा ताकत मिलेगी। ये सीधे तौर पर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश है जिसका जिक्र आप कर रही थी, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप और स्थानीय निकायों की कमजोर स्वायत्तता। ये 3Fs वाली बात जो अक्सर सुनने में आती है, क्या ये उससे जुड़ा है? हाँ, ये सीधे तौर पर 3Fs यानी कार्य, फंक्शंस, कौन से काम करने का अधिकार, वित्त, फाइनेंस, उन कामों के लिए पैसा, और कार्यकर्ता, फंक्शनरीज, उन कामों को करने के लिए स्टाफ के अपर्याप्त हस्तांतरण की समस्या से जुड़ा है। अच्छा। दृष्टि आईएएस के स्थानीय शासन पर लेख बताते हैं कि 74वें संविधान संशोधन के बावजूद ज्यादातर राज्यों ने ये तीनों चीजें पूरी तरह से स्थानीय निकायों को नहीं सौंपी हैं। नतीजा, शहर सिर्फ नाम के रह जाते हैं, असली ताकत राज्य सरकार या अधिकारियों के पास रहती है। सिटी कैबिनेट जैसी पहल इसी शक्ति संतुलन को बदलने का प्रयास है, मेयर को सीधे जिम्मेदार और शक्तिशाली बनाकर। ये तो बड़ा बदलाव हो सकता है अगर लागू हुआ तो। और क्या है शासन में? इसके अलावा जलवायु, कचरा प्रबंधन और परिवहन मतलब मोबिलिटी जैसे खास विषयों पर ध्यान देने के लिए विशेषज्ञ नगरपालिका प्रकोष्ठ, स्पेशलिस्ट म्युनिसिपल सेल्स बनाने की बात है। विशेषज्ञ सेल। हाँ, और एक दिलचस्प पहल है ज्ञानाश्री कार्यक्रम। ज्ञानाश्री? जी, इसका मकसद है युवाओं की तकनीकी प्रतिभा और नए विचारों को शासन व्यवस्था में लाना। नेक्स्ट आईएएस के अनुसार ये सब मिलकर शासन, वित्त और योजना के बीच के दूरियों को पाट कर वही 360 डिग्री शहरी बुद्धिमत्ता प्रणाली बनाने का प्रयास है जिसकी बात हमने पहले की थी। ये ज्ञानाश्री कार्यक्रम सुनने में अच्छा है, पर क्या ये सिर्फ एक फैंसी इंटर्नशिप प्रोग्राम बनकर रह जाने का खतरा नहीं है? क्या वाकई युवाओं को नीति निर्माण में कोई वास्तविक भूमिका मिलेगी? ये चिंता वाजिब है। किसी भी ऐसी पहल की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे लागू किया जाता है। क्या युवाओं को सिर्फ फाइलें इधर-उधर करने का काम मिलेगा या उनके सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा और उन पर अमल भी होगा? ये देखना होगा। लेकिन इरादा तो यही लगता है कि नई पीढ़ी के ऊर्जा और तकनीकी समझ का फायदा उठाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक विकास की। क्या केयूपीसी ने शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी कुछ सोचा है? आजकल हर शहर स्मार्ट सिटी बनना चाहता है। हाँ, केयूपीसी ने स्थानाधारित आर्थिक पुनरुद्धार मतलब प्लेस बेस्ड इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन पर जोर दिया है। स्थानाधारित। हाँ। इसका मतलब है हर शहर या क्षेत्र की अपनी खास ताकत को पहचानकर उसे विकसित करना। जैसे त्रिशूर कोची क्षेत्र को फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब बनाना, तिरुवनंतपुरम कोल्लम को नॉलेज कॉरिडोर मतलब ज्ञान आधारित उद्योगों का केंद्र, ओके। कोझिकोड को उसके साहित्यिक इतिहास के आधार पर साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में विकसित करना। हाँ, उसे तो यूनेस्को से मान्यता दे मिली है हाल ही में। बिल्कुल। और पलक्कड़ कासरगोड को स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र बनाना। ये कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे ORF हिंदी के लेखों में औद्योगिक गलियारों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये उसी अवधारणा से मिलता जुलता है।
औद्योगिक गलियारे भी खास परिवहन मार्गों जैसे हाईवे या रेलवे लाइन के आसपास केंद्रित आर्थिक क्षेत्र होते हैं, जो उस इलाके की विशेष क्षमता या तुलनात्मक लाभ कंपैरेटिव एडवांटेज पर आधारित होते हैं। जैसे कहीं ऑटोमोबाइल उद्योग ज्यादा है तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स। केरल का दृष्टिकोण भी यही है, हर शहर की अपनी पहचान और ताकत को निखारकर आर्थिक विकास करना, न कि सब जगह एक ही मॉडल थोपना। लेकिन क्या इस तरह के विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने से शहरों के बीच या एक ही शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच असमानता और नहीं बढ़ेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ इलाके बहुत चमक जाएं और बाकी पिछड़ जाएं? ये एक वास्तविक चिंता है और किसी भी ऐसी विकास रणनीति का एक संभावित नकारात्मक पहलू हो सकता है। संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा। शायद इसीलिए क्यूपीसी ने समावेशी विकास पर भी जोर दिया है। उनकी सिफारिशों में सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि साझा संसाधनों की देखभाल भी शामिल है। जैसे कि क्या मतलब है साझा संसाधन? जैसे केरल की पहचान रही आर्द्र भूमियां, मतलब वेटलैंड्स, और जल मार्गों का पुनरुद्धार और संरक्षण। अच्छा, पर्यावरण का ध्यान। हाँ, साथ ही शहरों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत हेरिटेज वाले क्षेत्रों की सुरक्षा और सामाजिक समावेश की बात करें तो प्रवासी श्रमिकों, गिग वर्कर्स, जैसे डिलीवरी वाले, कैब ड्राइवर्स। बिल्कुल, और छात्रों जैसे अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले समूहों की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए सिटी हेल्थ काउंसिल्स बनाने का सुझाव है। सिटी हेल्थ काउंसिल्स। हाँ, ये दिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बल्कि सबकी भलाई है। तो कुल मिलाकर केरल एक बहुत व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। हाँ, काफी व्यापक। अब अगर हम भारत के बाकी शहरों की तरफ देखें, जहां हमने बात की कि कितनी चुनौतियां हैं, पैसे की कमी, अधिकारों की कमी, अनियोजित विकास, बढ़ती भीड़, प्रदूषण, बाढ़, क्या केरल के इस प्रयास से बाकी भारत के लिए कुछ ठोस सबक निकलते हैं? निश्चित रूप से। अगर केरल अपनी इस नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाता है तो इससे कई महत्वपूर्ण सबक सीखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आईएएस ने काफी अच्छे से संकलित किया है। क्या है वो सबक? पहला और शायद सबसे जरूरी, दीर्घकालीन सोच। सिर्फ अगले चुनाव तक नहीं बल्कि 20-25 साल आगे की योजना बनाना। शहरों का भविष्य 1-2 साल में नहीं बनता। सही बात है। दूसरा, समग्र भागीदारी। योजना सिर्फ बंद कमरों में ना बने, नागरिकों, विशेषज्ञों, नागरिक समाज, सबको इसमें शामिल करना। केयूपीसी ने यह करने की कोशिश की है। तीसरा, जलवायु को केंद्र में रखना। हर छोटे बड़े शहरी फैसले में जलवायु परिवर्तन के असर और उससे निपटने की तैयारी को शामिल करना, यह अब कोई विकल्प नहीं, जरूरत है। बिल्कुल। चौथा, असली विकेंद्रीकरण। स्थानीय निकायों मतलब नगरपालिकाओं और पंचायतों को सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि असली शक्ति और संसाधन देना। वो 3Fs, कार्य, वित्त, कार्यकर्ता, सही मायने में सौंपना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिटी कैबिनेट जैसा विचार इसी दिशा में एक कदम है। पांचवा, आधुनिक वित्तीय साधन। शहरों को सिर्फ सरकारी अनुदान के भरोसे छोड़ने के बजाय म्युनिसिपल बॉन्ड, यूजर चार्ज, लैंड वैल्यू कैप्चर जैसे नए जमाने के वित्तीय उपकरणों से लैस करना। नए तरीके। हाँ। छठा, डेटा और तकनीक का समझदारी से उपयोग। सिर्फ डेटा इकट्ठा करना काफी नहीं, उसे कीला जैसी संस्थाओं में वेधशाला बनाकर विश्लेषण करना और उसे सामुदायिक ज्ञान और जरूरतों से जोड़ना। इससे नागरिक बातचीत को भी एक संस्थागत रूप मिलेगा। डेटा को एक्शन में बदलना। बिल्कुल। सातवां, युवाओं और विशेषज्ञों की भागीदारी। शासन व्यवस्था को बाहर के नए विचारों और प्रतिभा के लिए खोलना, जैसे ज्ञानश्री कार्यक्रम या विशेषज्ञ सेल के जरिए। आठवां, समन्वय, 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 सबसे बड़ी चुनौती। हाँ, ये तो हमेशा ही रहती है। अलग अलग सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना, उनके साइलोज मतलब अपने अपने दायरे में काम करने की प्रवृत्ति को तोड़ना, नीति और रिसर्च के बीच बेहतर समन्वय बनाना, और आखिर में समयबद्ध आयोग का मॉडल। शायद दूसरे राज्यों को भी अपनी खास शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए केरल की तरह एक निश्चित समय सीमा वाले विशेषज्ञता आधारित शहरी आयोग बनाने पर विचार करना चाहिए। ये तो काफी विस्तृत और उपयोगी सबक हैं। तो ऐसा लगता है कि केरल अपनी शहरी नीति के साथ एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो न केवल उसके अपने शहरों का भविष्य संवारेगा बल्कि शायद पूरे भारत के शहरीकरण की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। हाँ, क्षमता तो है। ये दृष्टिकोण वाकई बहुत व्यापक है। जलवायु, वित्त, शासन, तकनीक, समाज, सबको जोड़ने की कोशिश है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, असली परीक्षा इसे जमीन पर उतारने में होगी। क्या ये सिफारिशें फाइलों से निकलकर हकीकत बन पाएंगी? कार्यान्वयन। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति बनी रहेगी? क्या नौकरशाही का सहयोग मिलेगा? शासन सुधार
वित्तीय सशक्तिकरण और जलवायु लचीलापन, ये तीनों ही भारत के हर बढ़ते शहर के लिए बेहद जरूरी हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी ईमानदारी और कुशलता से लागू किया जाता है और लगातार इसकी निगरानी और सुधार होता रहता है या नहीं। आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, शहरों का भविष्य सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट से नहीं बनता। सही कहा। वो बनता है सुविचारित नीतियों से, सबकी भागीदारी से और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं से। केरल ने कम से कम एक गंभीर और साहसिक प्रयास तो शुरू किया ही है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हमारे श्रोताओं के मन में उठ सकता है। क्या केरल का ये महत्वाकांक्षी एकीकृत मॉडल, जिसमें इतने सारे पहलू और इतने सारे हितधारक शामिल हैं, क्या ये भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के बाकी हिस्सों में, जहां हर राज्य की अपनी अलग चुनौतियां, अपनी अलग राजनीतिक और सामाजिक हकीकतें हैं, वाकई कारगर तरीके से दोहराया जा सकता है?